हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बिजनेस लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे और इसके जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनको हम समझेंगे, इसका मीनिंग, इसके फीचर्स। तो बेसिकली हम लोग आज इस पूरे टॉपिक को एक वीडियो में बिल्कुल कवर कर लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिजनेस लॉ की सभी टॉपिक्स को वॉच करने के लिए आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा चैनल पे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप बिजनेस लॉज की सभी वीडियोस एक सिंगल जगह पे देख पाएंगे और वॉच कर पाएंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरीके की रेमेडी है, एक तरीके का उपचार है। किसकी रेमेडी? डिस्प्यूट की रेमेडी। दो पार्टीज हैं, उनके बीच में हुआ है डिस्प्यूट, उनके बीच में हुआ है झगड़ा किसी बात को लेकर के। तो वो चले गए कोर्ट, और जब दोनों ही पार्टीज की दलीलें सुनी गई तो कोर्ट ने एक पार्टी को कंपनसेट करने को कहा दूसरी वाली पार्टी को। तो अब होता क्या है इसमें, जनरली मान लो ए और बी दो पार्टी हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लेकिन किसी बात को ले करके इनके बीच कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाता है, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कैसे समझेंगे, पहले तो इसके मीनिंग की बात करेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक रेमेडी है फॉर अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज दैट डोंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और फिर झगड़े के लिए एक रेमेडी जो है वो बताई गई कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा, और फिर उस रेमेडी को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना जिसको बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहाँ पे जो है पहले पार्टीज जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगी, एग्रीमेंट करेंगी, नहीं। तो इट हैज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन फिर भी इसमें लीगल ऑब्लिगेशन है। लेकिन वो लीगल ऑब्लिगेशन डिसाइड कौन करता है? पार्टीज तो करती नहीं है वो डिसाइड करता है जज, कोर्ट का जज, कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कॉम्पनसेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टी को जो है दूसरे को कॉम्पनसेट करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो एक्स है ना, वो फ्रूट की बास्केट डिलीवर करेगा वाई के रेजिडेंस, वाई के घर पे, और वाई कहता है कि मैं 1500 रुपये पे करूँगा फ्रूट बास्केट के बदले में, लेकिन तब करूँगा जब मैं वो फ्रूट्स कंज्यूम कर लूँगा, जब मैं वो फ्रूट्स खा लूँगा, उसके बाद मैं 1500 रुपये एक्स को पे करूँगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्स और वाई के बीच में हो तो जाता है, लेकिन फिर हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई जब एक्स ने गलती से फ्रूट बास्केट जो है वो जेड के घर पे भेज दी। यहाँ पे गलती हुई, तो वाई की जगह उसने जेड के घर में डिलीवरी करा दी गलती से। फिर हुआ क्या, जेड ने क्या किया, जेड ने सोचा कि ये जो फ्रूट बास्केट है ना, वो उसको किसी ने बर्थडे गिफ्ट भेजा है, और इस वजह से जेड उसको कंज्यूम कर लेता है। और जब जेड इसको कंज्यूम कर लेता है तो फिर हुआ क्या, क्योंकि एक्स और जेड के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड जेड।
तो इसलिए कोर्ट ट्रीट दिस एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट कहता है कि ये है अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि एक्स और जेड के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन गलती से जब जेड के घर पे ही फ्रूट पहुंच गए, जेड ने कंज्यूम कर लिए, तो अब जो है जेड जो है एक तरीके से वाई को कॉम्पनसेट करेगा। या तो वो वाई को फ्रूट बास्केट भेजे, ठीक है, रिटर्न करे, या फिर उसको पैसे दे उसके बदले में, क्योंकि यहाँ पे जो चीटिंग हुई है वो वाई के साथ हुई है एक तरीके से। तो ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जेड का कोई लेना देना था नहीं, लेकिन जेड ने भाई वो फ्रूट कंज्यूम करके गलती कर दी, अब जेड को वो वापस तो करने ही पड़ेंगे। तो ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल, जहाँ पे पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लेकिन वो बना दिया जाता है जज के द्वारा। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ऑब्वियसली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे अराइज होता है जहाँ पे पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक्स और जेड के बीच में कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, ठीक है ना, ना ही कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था, ना ही कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हम बता सकें कि हाँ भाई एक्स के ये राइट्स हैं, जेड के ये ऑब्लिगेशंस हैं। दूसरा फीचर, इम्प्लाइड बाय लॉ। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टीज तो डिसाइड करती नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कोर्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इम्पोज किया जाता है कानून के द्वारा। किस लिए किया जाता है? टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब कोई अन्याय ना हो किसी के साथ, ऑफ वन पार्टी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, किसी दूसरे के साथ नुकसान ना हो, इस वजह से कोर्ट इसको इम्पोज करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तीसरा, ऑब्लिगेशंस टू पे। तो अब जैसा हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जेड का एक ऑब्लिगेशन बन गया कि अब उसको वाई को या तो पैसे देने पड़ेंगे या फिर फ्रूट की बास्केट देनी पड़ेगी, है ना। तो वन पार्टी इज ऑब्लिग्ड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू दी अदर पार्टी इन द वे द लॉ इम्पोजेज, मतलब जैसा कानून के आदेश हैं उस हिसाब से एक पार्टी को दूसरी पार्टी को पे करना पड़ेगा। फोर्थ, नो म्यूचुअल कंसेंट। तो ऑब्वियसली पार्टीज के बीच में कोई म्यूचुअल कंसेंट तो होता ही नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब दोनों की रजामंदी, तो दोनों की रजामंदी तो होती ही नहीं है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही जब लॉ इम्पोज कर रहा है, कानून लगा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें पार्टीज के बीच में तो कोई म्यूचुअल कंसेंट होता ही नहीं है। तो ये 4 फीचर हैं हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। अब हम मेन जो इसका टॉपिक है जो आपको आना चाहिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वो है सेक्शन 68 से सेक्शन 72। इसको हम स्टडी करेंगे, विद एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहला हमारा आता है सेक्शन 68। तो सेक्शन 68 जो है वो हमसे, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 हमसे क्या बोलता है? ये हमसे बोलता है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड फॉर पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे हम इसको बड़े ही प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आम भाषा में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। तो जैसे कि देखो, बी है, एक लुनैटिक है। लुनैटिक मतलब पागल है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का है। तो हमने तो अच्छे से पढ़ा हुआ है, जब हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि जो है पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए, पार्टी अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। तो अनसाउंड माइंड वाला केस है ये, तो अब समझना। तो बी जो है एक लुनैटिक है, एक अनसाउंड माइंड पर्सन है। तो ए क्या करता है? ए ना बी को कुछ नेसेसरी सूटेबल्स उसके रहने के लिए प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है। मतलब ए जो है बी के रख रखाव के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें बी को सप्लाई करता है ए। अब यहाँ पे जो ए है ना, उसको पूरा पूरा अधिकार है अपना जो भी वो पैसा लगा रहा है बी के ऊपर, वो रीइंबर्स यानी कि उसको वापस पाने का पूरा पूरा अधिकार है ए के पास।
अब वो चाहे तो बी की प्रॉपर्टी में से वो पैसा रीइंबर्स कर सकता है। कौन? ए। तो सिमिलरली अगर वही ए जो है वो बी की वाइफ या बी के चिल्ड्रन के लिए भी कुछ नेसेसरी आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, तब भी उसको रिम्बर्समेंट पाने का पूरा पूरा अधिकार है। मतलब जितने पैसे वो उस पर खर्च कर रहा है, चाहे उसके बीवी हैं, चाहे उसके बच्चा है, चाहे वो खुद है, बी पूरा पूरा बी की प्रॉपर्टी में उसका हक बनता है। तो ये सेक्शन 68 हमसे बोलता है, कोर्ट पूरी पूरी ए को बोलेगा कि यस आपने जितना इनके ऊपर खर्चा किया आप बी की प्रॉपर्टी में से उतना पैसा ले सकते हैं। ठीक है ना, लिखा है ना कि द पर्सन हु हैज फर्निश सच सप्लाई, फर्निश सच सप्लाई का मतलब है जिसने वो प्रोवाइड करी है सप्लाई, उसको पूरा पूरा अधिकार है रिम्बर्स पाने का फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। ठीक, तो वो पूरा पूरा क्लेम कर सकता है कि जो भी उसने ज़रूरत की चीज़ें इनकैपेबल पर्सन्स को सप्लाई की थी उसके ऊपर पूरा पूरा वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 69। अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन 68 के बारे में, अब हम बात करेंगे सेक्शन 69 की। तो सेक्शन 69 हमसे क्या बोलता है कि रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। अगर मैं आपकी कोई पेमेंट कर देती हूँ, आपने कोई पेमेंट करनी होगी किसी को और मैं आपको आपकी वो पेमेंट अगर कर दूँ तो मैं आपसे अपने वो पैसे तो मांगूंगी ना। तो ये वही है, सेम टू सेम समझना है इसको कि क्या कहना चाह रहा है। कि एक केस है हजारी लाल वर्सेस नौरंग लाल। इसमें होता क्या है सुनना। बी होल्ड लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार। इसको समझेंगे कि जो ए है एक जमींदार है, उसने ना ग्रांट कर रखी है, क्या लीज ग्रांट कर रखी है, मतलब एक ज़मीन लीज पर दे रखी है। किसको दे रखी है? बी को दे रखी है, बंगाल में। ठीक है, तो बी जो है, बी के पास जो ज़मीन है वो ए की है, लेकिन वो बी को ए ने लीज पर दे रखी है। मतलब उस ज़मीन का मालिक तो ए है लेकिन ए ने बी को दे रखी है लीज पर। ठीक, इतना समझ में आया। तो अब हुआ क्या, द रिवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर। अब वो जो ज़मीन थी ऑब्वियसली उस पर गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ टैक्स चार्ज करेगी या कुछ ना कुछ रिवेन्यू चार्ज करेगी, और अगर ए गवर्नमेंट को टाइम पे पैसा नहीं देगा तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ए पर क्या किया, एक तरीके से ए की ज़मीन को एडवर्टाइज कर दिया सेल करने के लिए। गवर्नमेंट ने अपना गुस्सा दिखाया और गवर्नमेंट ने ए वाली जो ज़मीन थी, क्योंकि ए ना गवर्नमेंट के पैसे नहीं दे रहा था, जो भी एरियर था, जो बकाया पैसा था कोई रिवेन्यू का, वो ए दे नहीं रहा था गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने गुस्से में क्या किया, गवर्नमेंट ने उसकी ए की जो लैंड थी उसको एडवर्टीजमेंट में डाल दिया सेल के लिए। तो अब उसमें हुआ क्या कि अगर वो सेल हो जाए, अगर वो ज़मीन सेल हो जाए तो होगा क्या, उसमें जो बी की लीज़ है वो एक तरीके से एनलमेंट हो जाएगी। एनलमेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो बी का लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो खारिज हो जाएगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो उसमें बी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बी ने तो वो ज़मीन लीज पे ले रखी है और बी का तगड़ा काम चल रहा है उस ज़मीन के ऊपर। बी को तो हो जाएगा नुकसान भाई। अब ए पैसे दे नहीं रहा, यहाँ पे बी की मुसीबत बढ़ गई, गवर्नमेंट भी नहीं मान रही। तो अब बी ने क्या किया, फिर बी ने उस सेल को रोकने के लिए या फिर उसकी जो लीज है वो बंद ना हो, ख़त्म ना हो, उसके लिए बी ने ही गवर्नमेंट को पैसे दे दिए जो ए से ड्यू थे। मतलब जो ए ने पेमेंट करनी थी गवर्नमेंट को वो बी ने कर दी ए की जगह। क्योंकि देखो बी असली मुसीबत तो बी झेल रहा था ना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वो ज़मीन बेच देती तो बी का जो वो ज़मीन पे काम चल रहा था वो ठप हो जाता और बी को बड़ा नुकसान हो जाता। फिर क्या किया, ए का जो भी ए ने गवर्नमेंट को देना था बी ने उसकी जगह दे दिया। अब इस केस में ए को बी को पैसा देना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो असल में जो पेमेंट हुई है वो थी तो ए ने देनी थी, करनी तो ए ने थी गवर्नमेंट को, लेकिन बी ने करनी पड़ी। तो अब ए को, तो यहाँ पे अब ए को जो है बी को पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन
इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुटियस एक्ट, ये है हमारा सेक्शन 70। तो देखो सेक्शन 70 कहता है कि जब एक पर्सन लॉफुली कुछ दूसरे पर्सन के लिए करता है या फिर उसको कुछ डिलीवर करता है, ठीक है, तो अब दूसरे वाले पर्सन एक तरीके से उसको बेनिफिट होता है उस चीज़ का, तो दूसरे वाले पर्सन को सामने वाली पार्टी जो उसके लिए इतना कर रही है उसको कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। कोई चीज़ मैं आपके घर डिलीवर कर रही हूँ तो आप पैसे तो दोगे ना। तो अब समझना है इस केस को। सेक्शन 70 क्या है, देखो दो बातें इस एग्जाम्पल से समझना कि इसमें दो बातें बोली है। पहली बात क्या बोली है कि ए बी की प्रॉपर्टी को आग लगने से बचाता है। एक ये केस है कि ए ने बी की प्रॉपर्टी को आग से बचाया, तो यहाँ पे ए को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इफ द सर्कमस्टेंसेस शो दैट ही हैड इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेचुटसली, अनावश्यक रूप से उसकी इंटेंशन थी उस, तो इस केस में ए को बेसिकली कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ए ने बी की प्रॉपर्टी को आग से बचाया, तो अब यहाँ पे बी क्या कहेगा ए को, बी अब ए थोड़ी ये कहेगा चल मैंने तेरा ये जो है प्रॉपर्टी आग लगने से बचाई, अब तू मुझे कुछ पेमेंट दे। कोई तो बी पे वो बाउंडेशन नहीं लगा सकता इस बात की, ठीक है तूने अपनी मर्जी से आग लगने से बचाई, अब बी की मर्जी है, बी दिलदार है तो वो कुछ तेरे को दे देगा, वरना तू उस पर कोई बाउंडेशन थोड़ी ना लगा सकता है। कोर्ट के पास थोड़ी ना आ सकता मैंने इसकी प्रॉपर्टी को आग लगाने से बचाया तो मुझे कुछ चाहिए, ये देगा देगा देगा। वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ था, तूने बचाया ठीक है ओके। अब लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, इफ अ ट्रेडर लीव्स हिज गुड एट XYZ's हाउस, अगर कोई ट्रेडर अपने गुड्स किसी के घर भूल जाता है, मिस्टेक से छोड़ जाता है गलती से, और XYZ जो जिसके भी घर वो छोड़ा उसने वो गुड्स को कंज्यूम कर लिया अपने गुड्स समझ के, तब वो जो XYZ है उसको उस ट्रेडर को पैसे देने पड़ेंगे। तब इस केस में उस XYZ वाले जो जिसके घर पे वो ट्रेडर गुड्स भूल गया था उसको उस ट्रेडर के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 71। तो सेक्शन 71 हमसे क्या बोलता है कि एक पर्सन जिसको किसी दूसरे का सामान मिला, मेरे को चलते चलते किसी का पर्स मिल गया, मेरे को चलते चलते किसी के गुड्स मिल गए और मैंने उसको रख लिया अपने पास, तो अब मेरी वो जिम्मेदारी है, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पर्सन का सामान वापस करूंगी। तो इन सच अ केस एन एग्रीमेंट इज इम्प्लाइड बाय द लॉ बिटवीन द ओनर एंड फाइंडर ऑफ गुड्स। तो उस चीज़ का ऑनर कौन है और मैं अगर फाइंडर हूँ, तो लॉ कह रहा है कि आपको वो चीज़ उसको वापस करनी पड़ेगी। एक तरीके से बेली की तरह, बेली वो होता है जिसने, जैसे बेली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेली वर्ड यूज़ हो रहा है ना, बेली का मतलब होता है कि मान लो आपने मेरे से मेरी कोई चीज़ ले रखी है लेकिन आप मुझे वापस तो करोगे ना, ठीक है, तो आप एक तरीके से बेली हो गए, ओनर तो मैं ही हूँ ना उस चीज़ की। अब समझना है इसको और अच्छे से, इसके एग्जाम्पल से समझना कि ए को पर्स मिला बी की शॉप पे, ए को पर्स मिला बी की शॉप से, तो ए को बी की शॉप पे एक पर्स मिलता है, तो अब हमें नहीं पता कि उस पर्स का ओनर कौन है, ठीक है, मैं बी की शॉप पे गई और मुझे एक पर्स मिल गया किसी का, ये वाला केस है। तो अंटिल द ट्रू ओनर ऑफ द पर्स इज फाउंड, ए इज द ओनर ऑफ द पर्स। तो जब तक उस पर्स का असली ओनर नहीं मिल जाता तो ए उस पर्स का ओनर है, ठीक है। भले ही वो बी की शॉप में मिला हो लेकिन वो ए को मिला है ना, फाइंडर जो है वो ए है, तो ए मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द पर्स। अब ए को वो संभाल के रखना पड़ेगा जब तक कि ए को उसका ट्रू ओनर ना मिल जाए। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि इस एग्रीमेंट को कोर्ट इम्प्लाई करता है और अब उसको ए को जो है एक तरीके से बाउंड है कि उसको उस गुड्स की टेक केयर करनी पड़ेगी और जब उसका ओनर मिल जाए तो उसको वापस करना पड़ेगा।
इसके बाद आता है हमारा लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 72, जिसमें बोला गया कि लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्जन, कोएर्जन मतलब धमका के, मिस्टेक से, तो समझेंगे इसको भी। सेक्शन 72 है हमारा, ए पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड, जिसको पैसा पे किया गया या कोई चीज़ डिलीवर की गई लेकिन मिस्टेक से की गई या फिर धमका के की गई, तो मस्ट रीपे और रिटर्न इट, वो उसको वापस करेगा ही करेगा। जैसे कि क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या बोला गया। ए एंड बी जॉइंटली ओ 1000 टू सी, मतलब कि ए और बी ने दोनों ने मिल के सी को 1000 रुपये देने हैं। तो अब ए अलोन पे द अमाउंट टू सी एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट, ए ने अकेले ही सी को पैसा दे दिए और बी को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। और बी को पता नहीं है तो बी फिर क्या करता है, उसको सी को 1000 रुपये दे देता है। मतलब ए से भी सी ने ले लिए और बी से भी सी ने ले लिए 1000 के बदले 2000 रुपये ले लिए। तो अब सी को क्या करना पड़ेगा, अमाउंट बी को पे करना पड़ेगा, वापस रिटर्न करना पड़ेगा। समझ गए ये खेल क्या था, कि ए और बी को मान लो 500 करके 1000 रुपये पे करने थे सी को, ठीक है। अब उनकी फ्रेंडशिप होगी फॉर एग्जाम्पल। अब ए ने सी को पेमेंट कर दी, पूरी की पूरी कर दी, लेकिन बी को बताया नहीं, और बी को पता नहीं तो बी ने भी उसको पेमेंट कर दी 1000 रुपये, तो दोनों उसके पास 2000 रुपये आ गए सी के पास 1000 के बदले, तो अब सी को वापस करने पड़ेंगे। तो ये है सेक्शन 72 की लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड, यानी कि सी जिसको पैसा पे किया गया था अब उसकी पूरी पूरी लाइबिलिटी बनती है कि वो जो है उसको बी को वापस पैसे पे करेगा, ठीक है। इफ वन पार्टी अंडर अ मिस्टेक पे टू अनदर पार्टी, जैसे कि अब इस केस में क्या हुआ था, बी ने तो मिस्टेकनली 1000 रुपये पे करे थे, जबकि हम पेमेंट तो कर ही चुके था ए उसके बिहाफ पे। तो मनी विच इज़ नॉट ड्यू बाय कॉन्ट्रैक्ट अदर मनी तो रीपे होगा, मतलब कि सी को रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।